चला रहे हैं। कोरोना काल में भी मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जिन्होंने एक कदम उठाया कि इस कोरोना काल में किस तरह से हमने लोगों को जागरूक करना है। तो मैं अपनी नगर पालिका के परिषद की ओर से, समस्त बोर्ड की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन्हें कि जनता भी इससे जागरूक होती जा रही है। जहाँ पे जाओ तो कैलेंडर लगा है, उन पे बहुत ही अच्छा संदेश उनका लिखा है। हमारे गांधी जी के सपने भी साकार हो रहे हैं कि हमारे एक कदम हमारा स्वच्छता का ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि निरंतर अभी वो नहीं है कोरोना काल में, जबकि सभी कह रहे हैं कि तीसरी लहर थी, तो हमारे सकलानी जी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस सबको एक जागरूकता दिखा रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ एक कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन सड़क किनारे बना पुल अचानक टूट गया, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बता दें कि कुछ महीने पहले टनल रोड पर गुलाड़ी गांव के पास पुल टूट गया था। वे लगातार पुल टूटने की घटना से परेशान ग्रामीणों ने कंपनी और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य कंपनी के द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से भी की, लेकिन प्रशासन भी इसमें मूक दर्शक बना है। जिसके बाद ग्रामीणों ने सरकार से ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हुए कार्यों की जांच की मांग की है। प्रदेश वासियों को, पूरे टिहरी जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और नमन करना चाहता हूं उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उनके परिवार को मैं नमन करना चाहता हूं और विशेष करके उत्तराखंड के उन सैनिकों को, इस आज़ाद हिंदुस्तान को 1947 से लेकर अब तक, और बहुत सारे वीर सपूत, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, उस पर टिहरी जनपद के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अपना बलिदान दिया है। मैं उन सबको नमन करना चाहता हूं, उनके परिवारों को नमन करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से कोविड महामारी का असर भी, क्योंकि मैं पिछले 2012 से इस टिहरी जिले का प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे आने का मौका मिला है और कोविड के कारण निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को भी हमने बहुत सूक्ष्म रूप से रखा है, एक तरह सांकेतिक कह सकते हैं, एक तरह, और इसलिए हमें अब भी आगे सचेत रहना है। बस मैं ही, और मैं चाहता हूं कि श्री मुखेम नागरिकता देवता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब टिहरी जनपद के लोग भविष्य में किसी भी महामारी से सुरक्षित रहें। और मैं एक बार आज़ादी के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पूरे टिहरी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की प्रभारी व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बागेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में पहुंचकर राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मातृशक्ति को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित किए। मंत्री ने कहा कि ये योजना मां बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। मासूमों को नव जीवन देने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से उनके भविष्य को संवारने का प्रयास भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक चंदन राम दास व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि महालक्ष्मी योजना से महिलाओं और बेटियों को उचित पोषण मिल पाएगा। और आज करीब एक है, आज स्वतंत्रता दिवस भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है, तो सुंदर अवसर पर एक सुंदर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। तो महालक्ष्मी किट जो है आज लाभार्थी किट जो है लगेगा समानता दोनों की तरह। निश्चित रूप से यह किट जो है उस महिला और उस बच्ची के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि उसमें उसकी आवश्यकता से जुड़ी सारी चीज़ें जो है उसमें रखेंगी। सरकार की तरफ से एक कोशिश है, एक उपहार है उस माँ को जिसने इस तरह का जो है लक्ष्मी
पैदा किया है। तो निश्चित रूप से हम पैदा होने वाली बच्ची का हृदय की खुले भाव के साथ स्वागत करें, उसी का जो है एक प्रतीक के रूप में भारत में कार्य करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ, देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार में जगह पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री सोमवार से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले। उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से प्रदेश की जनता का आशीष हासिल करने के प्रदेश के अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन 20 अगस्त को होगा और इस दौरान नवनियुक्त 7 मंत्री प्रदेश के 403 में से 120 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने के क्रम में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहुंचे मंत्री कौशल किशोर, अजय मिश्रा टेनी तथा पंकज चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इनका स्वागत किया और इसके बाद कौशल किशोर मोहान ने उन्नाव से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया।
यात्रा उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए 18 को सीतापुर में समाप्त होगी। अजय मिश्रा ने संडीला हरदोई में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का आरंभ किया। यात्रा हरदोई, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या होते हुए 19 अगस्त को अंबेडकर नगर में खत्म होगी। पंकज चौधरी ने बाराबंकी, अयोध्या होकर बस्ती पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा बस्ती, सिद्धार्थनगर होते हुए 18 अगस्त को महाराजगंज में समाप्त होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने अभी आप सबको जैसी जानकारी है 7 तारीख को एक मंत्रिमंडल में विस्तार किया था और उसी क्रम में चूंकि पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ हो गया था, पार्लियामेंट के सेशन के बाद हमारी पार्टी ने तय किया है कि सभी नए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के साथ साथ अन्य लोकसभा क्षेत्र और जिलों में जाते हुए जन आशीर्वाद प्राप्त करें, लोगों का, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम उसी उद्देश्य के लिए निकले हैं। हम केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, उन सारे जो हमने काम किए हैं विकास के कामों के साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा है क्योंकि मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने लगातार जनता के हित का वो काम किया है जो देश की आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ। इसमें लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास सुविधाएं और किसानों को 6,000 रुपये साल महीने में, 6,000 रुपये साल में उनको किसान निधि सम्मान, लोगों को बिजली 18 घंटे मिल रही है। सारी ये चीज़ें जो मिली हैं वो जनता को पूरी करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा किया है, कर रही है हमारी बीजेपी की सरकारें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन पूरा कर रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन पूरा कर रही है। सभी जो मनीषी हैं उन्होंने जो कहा उनके मिशन को पूरा करने का काम हमारी बीजेपी में केंद्र की मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है। ये सारी सुविधाएं मिलती रहें और 15 अगस्त 2022 तक सारे लोग, वो लोगों को के पास जिनके पास आवास नहीं उपलब्ध है, सबके आवास मिल जाएंगे। इस बात को लेकर के एक जन आशीर्वाद यात्रा है जिसमें जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और जा रहे हैं, जिसमें ये उनसे कहेंगे कि जो सुविधाएं मिली है इसका फिर से आशीर्वाद दीजिए ताकि फिर से बीजेपी की सरकार बने और आपकी ये सुविधाएं बरकरार रहें और ज़्यादा हम सुविधाएं दिला सकें। यात्रा का एक मकसद है प्रधानमंत्री से, जब 2014 में उन्होंने शपथ लिया था तो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं जन सेवक माना, प्रधान सेवक के रूप में अपने आप को घोषित किया। आज हम लोगों को अवसर, हम सभी मंत्रियों को मिला है सेवक के रूप में। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जन आशीर्वाद है इसलिए जनता का आशीर्वाद लेकर के और उनसे निवेदन करेंगे कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत ही सरकार। और देश में राजनीतिक पार्टियों ने अपना पक्ष मीडिया और लोगों के सामने रखने के लिए प्रवक्ताओं को नियुक्त कर दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बिना प्रवक्ताओं वाली पार्टी के तौर पर जानी जाती है। लेकिन अब साल 2022 में यूपी में होने वाले चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बदलाव किया है। लोगों तक अपनी बात और पार्टी की बातें पहुंचाने के लिए 3 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। मायावती ने मीडिया में और लोगों के सामने पार्टी का पक्ष रखने के लिए 3 प्रवक्ता नियुक्त की हैं, जिसमें बसपा नेता धर्मवीर चौधरी, एमएच खान और फैजान खान के नाम शामिल हैं। प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किए गए तीनों नेता अब आधिकारिक तौर पर बसपा का पक्ष रखेंगे। धर्मवीर चौधरी और एमएच खान पहले से बसपा समर्थक के तौर पर टीवी के कार्यक्रम और बहस में हिस्सा लिया करते हैं। हालांकि बसपा की ओर से अभी तक जो चुनिंदा नेता टीवी पर बहस करते नजर आते थे वो पार्टी की ओर से घोषित प्रवक्ता नहीं थे, बल्कि बसपा के समर्थक और जानकार के तौर पर खुद को लिखते थे। मायावती ने एक बार खुद प्रेस रिलीज कर कहा था कि बसपा का कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया टीवी पर पार्टी समर्थक के तौर पर चर्चा में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन बसपा प्रवक्ताओं की लिस्ट में उन्हें जगह नहीं मिल सकी।
यूपी के सबसे हाईटेक जेल डासना में परिजनों को कैदियों से मिलने की इजाजत मिल गई है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान मिलने की अनुमति थी, लेकिन अब जेल प्रशासन ने इस मामले में सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाकर परिजनों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इस बीच जेल में बंद कैदियों से मुलाकात को पूरी तरह से परिजनों के बीच में जेल प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही परिजन मुलाकात कर सकेंगे। लिहाजा परिजनों में खुद खुशी भी देखी जा रही है, जो अपने परिजनों से RT-PCR रिपोर्ट और थर्मल स्कैनर और मास्क लगाकर जेल पर मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंदियों के परिवारजन मुलाकात के लिए लाइनों में लगे होने के चलते खुश दिखाई दे रहे हैं। कोरोना महामारी के पहले दौर और सेकंड फेज के बाद जहां बंदियों से मुलाकात के लिए उसके परिजन तरस रहे थे, वहीं अब गाजियाबाद में जो डासना जेल है वहां पर शासन आदेश जारी हुआ है कि जो बंदी है उनके परिजन उनसे मिल सकते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार 2 से 3 शख्स मुलाकात कर सकेंगे, क्योंकि काफी समय से लगभग 1.5 साल से मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। हालांकि कुछ कंडीशन है, कंडीशनों के तहत ही मुलाकात कर सकते हैं। देख सकते हैं जेल प्रशासन ने ये पूरा बायोडाटा गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन के तहत ही शासन से जारी हुआ है, यानी प्रत्येक बंदी से अधिकतम 2 परिजन एक सप्ताह में कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बंदियों से मुलाकात करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के पास 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई है। बंदियों से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क व सामाजिक की दूरी अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मुलाकात करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन मुलाकात स्थल पर की जाएगी। साफ तौर पर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 साल के वक्त में जितने परिजन थे वो मुलाकात बंदियों से नहीं कर पाए थे। हालांकि अवसाद से ग्रस्त ना हो इसलिए जेल प्रशासन ने तमाम तरह के कार्य किए थे। हालांकि पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है जेल सुपरिटेंडेंट आलोक कुमार सिंह जी। सर, देखा गया कि 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया है, बावजूद उसके कि अब बंदियों से मुलाकात जो परिजन है कर पाएंगे, तो सर क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है और किस तरीके से अब मुलाकात करा रहे हैं आप तक? 1.5 वर्ष के बाद मुलाकात जो प्रारंभ हो रही है, शासन से प्राप्त जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन में ये मुलाकात शुरू की गई है और इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि एक बंदी से सप्ताह में केवल 1 मुलाकात होगी और अधिकतम 2 परिजन मिल सकते हैं और उनकी जो मिलने आएंगे उनके पास 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए और जो प्रोटोकॉल कोविड का है उसका पालन करना है। तो ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, यही हमने प्रसारित कर दिया है, सब बंदियों को अवगत करा दिया है, समाचार माध्यमों के माध्यम से हमने सबको सूचित कर दिया है। तो आज अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी इस समय तक केवल 2 व्यक्ति आए हैं जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट है, तो उनकी मुलाकात की प्रक्रिया चल रही है। सर, पर्ची की व्यवस्था किस तरीके से होगी? क्या लोगों को जानकारी देने के लिए क्या किस तरीके से आप लोग बंदियों के परिजनों को जानकारी दे रहे हैं? हमने सबसे पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रकाशित करवाया कि मुलाकात किस तरह से होनी है। फिर हमने, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने फ्लैक्स लगवा दिए हैं 3-4 जगह और कल 15 अगस्त के अवसर पर सभी बंदियों को एड्रेस करते समय सबको हमने बता दिया कि किस तरह से मुलाकात होगी, ताकि वो जब अपने परिजनों से PCO के माध्यम से बात करें तो उनको अवगत करा दें कि उनको किस तरह से यहाँ मुलाकात करने आना है, ताकि उनको यहाँ आने के बाद असुविधा ना हो। सर, अब जिस तरीके से 1.5 साल का लंबा पीरियड रहा, परिजन बंदी जो नहीं मिल पाए, तो उनमें अब कैसी उत्सुकता होगी? जिस तरीके आपने बताया कि 2 शख्स अभी RT-PCR रिपोर्ट लेकर आए, क्या ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो पाई है? जी, ये क्या कहते हैं, बंदियों में बड़ा उत्साह है इससे। चलिए, कम से कम एक शुरुआत तो हुई। अभी जो लगभग 1.5 वर्ष से केवल वो PCO के माध्यम से ही अपने परिजनों के संपर्क में थे, अब वो प्रत्यक्ष रूप से उनसे मुलाकात कर सकेंगे और इसमें एक बहुत मामूली शर्त है, 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट। ये कभी भी लेके आ सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे जेल के बाहर नहीं हो पाई है जिससे कि बंदियों के परिजनों को काफी दिक्कतें ना सामना करना पड़े? ऐसा है, दिक्कतें ना हो इसके लिए हमने वही प्रचार प्रसार किया है और बाकी हमारी हेल्प डेस्क है और हमारे कर्मचारी हैं वहाँ पे, तो वो सहयोग के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, उनके सहयोग करेंगे।
ये थे हमारे साथ में जेल सुपरिटेंडेंट आलोक कुमार सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1.5 साल का पीरियड काफी समय लंबा पीरियड था और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तमाम तरह की जो मुलाकातें होंगी अब वो मुलाकातें बंदी और परिजनों के बीच हो सकती है, यानी जो दूरी थी अब मिट जाएगी और बंदी परिजनों से मिल पाएंगे। अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत कितने बंदी परिजनों से मुलाकात कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट माइसिद के साथ जावेद चौधरी, लाइव टुडे गाजियाबाद। और इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।